गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में मिक्स सर्किट से सीआर सर्किट पढ़ा था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किसी सीआर सर्किट के लिए ये ईएमएफ बताया गया है। किसी सीआर सर्किट के लिए ये ईएमएफ बताया गया है और उस ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग करंट ये आया है सीआर सर्किट के लिए। तो यहाँ से चार ऑप्शंस रखे हुए हैं कि I1 ग्रेटर देन I2 या I1 लेस देन I2 या I1 इक्वल टू I2 या नन ऑफ दिस। इस तरह के चार ऑप्शंस रखे हुए हैं सीआर सर्किट के लिए। तो सीआर सर्किट को एक बार मैं रिमाइंड करता हूं। ये ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन है सी वर्मा का और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ईएमएफ कैसे है? ई नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई है, कॉमन है ये ई नॉट इससे और इससे, और I1 cos ओमेगा टी प्लस phi1, I2 cos ओमेगा टी प्लस phi2। इस ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा ये है, क्योंकि cos ओमेगा टी यहां से ओमेगा, इसके लिए ओमेगा ये है। इस ईएमएफ का कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा ये, इस ईएमएफ का कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा ये करंट, एक करंट ये है, एक करंट ये है। तो इस ईएमएफ का कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट मिला है और इस ईएमएफ का कॉरस्पॉन्डिंग करंट ये मिला है। अब तुमसे पूछ रहा है कि I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा छोटा होगा, और ये दिया हुआ सीआर सर्किट के लिए। तो तुम एक बार इसको अटेम्प्ट लेना, वीडियो पॉज करके, नहीं सॉल्व हो तो वीडियो देखना। तो सीआर सर्किट में मैंने ये पीक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीक करंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक ईएमएफ ई नॉट, इस I2 का कॉरस्पॉन्डिंग पीक ईएमएफ ई नॉट, क्योंकि ई नॉट इससे दोनों से मल्टीप्लाई है। तो मैं जहां से लगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूं वहां से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हम लोग पीक करंट सीआर सर्किट में कैसे लिख रहे थे? I नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस कैसे? सीआर सर्किट है तो रेसिस्टेंस है और कैपेसिटर है। तो याद करो, ये होता था 1 अपॉन ओमेगा सी और ये आर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट, यही जेड बनता था। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ जेड अपने को पता है, ई नॉट अपॉन जेड, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे हैं। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता तो मैं ओमेगा को 2 पाई एफ बोल देता। तो यहां से देखो, तो यहां से तो आंसर कर ही सकते हो। सीआर सर्किट में इस करंट या इस करंट दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस फिक्स है, रेसिस्टेंस भी फिक्स है, कैपेसिटेंस भी फिक्स है, ईएमएफ भी फिक्स है। दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यहां देख लो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग। तो I1 का कॉरस्पॉन्डिंग 100 पाई है और I2 का कॉरस्पॉन्डिंग 500 पाई। अब यहां से कंपैरिजन, यहां से तो बहुत आसानी से बता सकते हो, जिसका ओमेगा ज्यादा होगा इसका ये क्वांटिटी कम होगा। ओमेगा ज्यादा तो ये क्वांटिटी कम, और ये कम तो ये कम।
और ये कम तो ओवरऑल ज़्यादा, यानी कि ओमेगा ज़्यादा तो आई नॉट ज़्यादा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा कर दूंगा ओमेगा को तो ये क्वांटिटी कम, ये कम तो ये ओवरऑल कम, डिनोमिनेटर कम तो नेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ओमेगा को ज़्यादा करने से आई नॉट भी अपने को ज़्यादा मिल रहा है, और आई नॉट ही पिक करेंट है, तो यहाँ पर पिक करेंट I1 है, यहाँ पर पिक करेंट I2 है, मतलब ज़्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला पिक करेंट ज़्यादा हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 500 पाई ओमेगा का ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा का कोरस्पॉन्डिंग करेंट ज़्यादा है। यहाँ है, ये ओमेगा 1 बोल सकते हो, ये ओमेगा 2 बोल सकते हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ I2 ग्रेटर देन I1। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने CR सर्किट किया था मिक्स सर्किट में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं LR सर्किट। LR सर्किट इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर EMF E है, तो मैं करेंट कैसा लिखूंगा, I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई नहीं लिखूंगा, माइनस फाई लिखूंगा। क्यों? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 होता था। इंडक्टर रहने के कारण यहाँ पर जो आएगा साइन वो निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि याद करो प्योरली इंडक्टिव के लिए फेज कांस्टेंट कैसा था, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। अब रेसिस्टेंस भी आ गया प्योरली इंडक्टिव, ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू। अब रेसिस्टेंस भी है तो इसके कारण फेज कांस्टेंट अब माइनस पाई बाई 2 ना होकर के कुछ निगेटिव रहेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रेसिस्टेंस था, ये तुम्हारा Z है, और Z का वैल्यू कितना, Z का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये तुम्हारा Z होगा। याद करो फाई कैसे मैंने बोला था, R और Z के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं, फेज कांस्टेंट या फेज फैक्टर। ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहता तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है ताकि मैं इसको पॉजिटिव लिख सकूँ। मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है एंगल का। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो, तो यहां से तो Z पता चल गया, तो I नॉट पता चल जाएगा अपने को। I नॉट कितना, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरा पिक करेंट हो गया, और फाई कितना, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी ओमेगा एल। एक्सएल भी लिख सकते हो, एक्सएल अपॉन आर, जिसको ओमेगा एल अपॉन आर कह दो। याद करो CR सर्किट में क्या था, tan फाई में इक्वल टू XC अपॉन आर, और XC 1 अपॉन ओमेगा एल, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा C, और नीचे R। तो प्योरली कैपेसिटी में ये tan फाई कितना था, 1 अपॉन ओमेगा CR, और प्योरली इंडक्टिव में tan फाई कितना है, ओमेगा L अपॉन R। ध्यान रखना।
तो अपने को पीक ईएमएफ पता हो और इंडक्टेंस पता हो, रेसिस्टेंस पता हो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया तो यही यूज़ कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो ओमेगा की जगह 2πf। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तुम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लो या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ करके सॉल्व कर लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से सीआर सर्किट के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ मिक्स सर्किट, एलसीआर सर्किट, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो एलसीआर सर्किट कैसा होगा? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस तीनों सीरीज में है। यहां पर एलसीआर का मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है। ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग लिया है मैंने, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस। अब ईएमएफ पता है अपने को तो हम लोग पीक करंट लिख सकते हैं। पीक करंट कैसे लिखेंगे? I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 या -5 भी लिख सकते हैं। यहाँ +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। +5 कब? जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस से। याद करो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऊपर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस नीचे होता है। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस से तो नेट रिएक्टेंस किधर जाएगा? पॉजिटिव वाई की तरफ। और रेसिस्टेंस ये, तो रिजल्टेंट ये 5 पॉजिटिव। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो, तो नेट रिएक्टेंस क्या बनेगा? ये बनेगा और ये R, तो 5 तुम्हारा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए कैपेसिटिव से तो नेट X ये बन जाएगा और R ये। तो देख लो यहाँ से 5 तुम्हारा नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लस किसके लिए? जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो इंडक्टिव से। ये मैं लिखने जा रहा हूँ। For if XC greater than XL, तो I कैसे लिखेंगे हम लोग? I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। जहां I0 कितना? I0 का वैल्यू तो देखो, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये XL, ये XC और ये R। XL छोटा है, XC बड़ा है, तो नेट रिएक्टेंस कैसा मिलेगा अपना? X = XC - XL। और ये रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट क्या होगा? ये Z का वैल्यू कितना? R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और ये मेरा 5 जो कि पॉजिटिव आ रहा था इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। तो यहाँ I0 कितना हो जाएगा? वेयर I0 = E0 अपॉन
z की जगह आर स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तुम्हारा पिक करेंट एलसीआर सर्किट में। जब तुम्हारा एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, तो करंट कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, यहाँ -5 लिखेंगे केस 1 के लिए ये, केस 2 के लिए इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो तो एक्सएल बड़ा एक्सी छोटा, तो नेट इंडक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी जो कि नीचे बनेगा। तो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड तो वही रह जाएगा, चाहे एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिखो या एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिखो, इम्पिडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फाई तुम्हारा नेगेटिव मिलेगा, इसीलिए मैंने फाई यहाँ किया। अब इम्पिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीक करंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीक करंट के लिए एक्सी बढ़ाओ एक्सएल से या एक्सएल बढ़ाओ एक्सी से, पीक करंट का वैल्यू में यहाँ रूट होगा, सॉरी ये रूट होगा। तो पीक करंट का वैल्यू ये बनेगा। तो एलसीआर सर्किट के लिए पीक करंट फाइंड कर सकते हैं और फाई भी फाइंड कर सकते हैं। फाई इस केस के लिए जब एक्सएल बड़ा एक्सी से, तो फाई का वैल्यू कैसे लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ये एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जिसको और कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो फाई यहां से फाइंड करेंगे, और जब एक्सी बड़ा था एक्सएल से तो फाई कैसे फाइंड करते, तो एक्सी बड़ा था एक्सएल से तो एक्स कैसे लिख रहा था, एक्सी माइनस एक्सएल। तो जब एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सी माइनस एक्सएल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो ये ध्यान रखना। तो अपने को एलसीआर सर्किट में अगर ईएमएफ पता हो तो करंट का वैल्यू लिख सकते हैं, बशर्ते अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, और क्या पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। इतना फैक्टर पता हो, ये सब क्वांटिटीज पता हो, तो हम लोग करंट लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। फाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, आई नॉट का वैल्यू भी लिख सकते हैं। वापस से लिखते हैं, इन एलसीआर सर्किट पीक करंट आई नॉट इक्वल टू कैसे लिख रहा था, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा
ये एक्सएल माइनस एक्सी लिखो या एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एक्सी के जगह 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ये तुम्हारा पीक करेंट है। अब इस पीक करेंट का मैक्सिमम करेंट है, इसका मैं चाहता हूं मैक्सिमम वैल्यू। पीक करेंट मैक्सिमम करेंट का भी मैक्सिमम वैल्यू देखो तो इसका वैल्यू भी चेंज करेगा। और इसका वैल्यू किसका डिपेंड कर रहा है कि मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी मैं कैसा ले रहा हूं उस पर। किसी सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्वांटिटी देखो तो जीरो हो जाएगा। किसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा क्वांटिटी। उस वक्त डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल नेट वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए, ये बोलो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू इतना का मिनिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर का अंडर रूट आर। तो इस डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू बनेगा आर, और इसका मिनिमम तो पीक करंट का वैल्यू मैक्सिमम। तो आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ई नॉट अपॉन आर। और ऐसा कब हुआ? जब दिस इक्वल टू एक्सी इक्वल टू एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कब हुआ? मैक्स लिख दिया हूं, हाँ सॉरी मैक्स ही तो लिख रहा हूं। पीक करंट का मैक्स वैल्यू, हाँ ये कब आया? दिस इम्प्लाई, ये कैसे आया था? 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल टू 0। इसको जीरो करके ही मैंने इसको मैक्सिमम लिखा था। तो यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। दिस इम्प्लाई ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये हो गया अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? याद करो, ओमेगा इक्वल टू 2πf। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा/2π। अब फ्रीक्वेंसी कितना? ये वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रख दो। इसी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा पीक करंट मैक्सिमम मिल रहा था। पीक करंट का वैल्यू मैक्सिमम इस फ्रीक्वेंसी पर। जिस फ्रीक्वेंसी पर पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिले उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वही मैं लिखने जा रहा हूं, इसे बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? क्योंकि एट सच फ्रीक्वेंसी पीक करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू। क्यों बोलते हैं ऐसा? एट सच फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट सच फ्रीक्वेंसी
peak current has maximum value. अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसा मिलने जा रहा है पीक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये पीक करंट, सॉरी पीक करंट है, इसको मैं लिख देता हूं पीक करंट। पीक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसा देखो तो पीक करंट कैसा लिखा था मैंने, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब जिस फ्रीक्वेंसी पर, किसी फ्रीक्वेंसी पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, उस वक्त ये मैक्सिमम मिलेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको एफ नॉट से लिख रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू, इसके अलावे फ्रीक्वेंसी पर पीक करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये इसका ग्राफ ऊपर तक जाएगा। ये वैल्यू जो मिल रहा है अपने को, पीक करंट का वैल्यू कितना, ई नॉट अपॉन आर बनेगा, ई नॉट अपॉन आर। ये क्या है, पीक करंट। ये एक्सिस पीक करंट, और पीक करंट में मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अपॉन आर। मैं किसी एक रेसिस्टेंस के लिए लिखा, किसी रेसिस्टेंस के लिए। अगर मुझे दो रेसिस्टेंस का कंपैरिजन करना है, देख लो, अदर फ्रीक्वेंसीज पर पीक करंट का वैल्यू कम मिल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ मिलेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ई नॉट अपॉन आर, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। अब मैं दो रेसिस्टेंस को कंपैरिजन करना चाहता हूं, पीक करंट और यहां फ्रीक्वेंसी। जाहिर है ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एक ग्राफ मैं ये दिया हूं, ये R1 रेसिस्टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग पीक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ ये है। R2 रेसिस्टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग ये R1 रेसिस्टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग। दोनों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख लो सेम है। पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू दोनों इसी फ्रीक्वेंसी पर मिल रहा है दोनों का। यहां से तुमसे पूछ देगा R1 और R2 में रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से। तो ये तो बहुत आसान है, ये तुम भी बता सकते हो। क्या होगा वैल्यू, अभी बताया था पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन आर। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू कम, इसका कम यानी इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से
R2 ग्रेटर देन R1। कुछ और देखते हैं हम लोग। अब यहां से तुम्हें क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। मान लो LCR सर्किट के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू दे दिया जाए, कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया जाए, EMF का वैल्यू दे दिया जाए E0 साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह ऐसे बोल दे 100 पाई पर सेकंड t। तो यहाँ से ओमेगा फाइंड है, ओमेगा अपने को पता है, R पता है, C पता है, इंडक्टेंस दे दे। तुमसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन जहां पर AC वर्मा में ये सिखाया गया है LCR सर्किट, उसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरी में ही, वो क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो ढक करके, तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगर ओमेगा पता हो, R पता हो, C पता हो, L पता हो, तुमसे पूछ दे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फार्मूला याद है तो ठीक है, वरना तुम ऐसे देख लो। XC माइनस XL 0 होता था, तभी अपने को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलता था। तो यहां से हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे तो ऐसा आता है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई 1/√LC। याद है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं याद है तो फाइंड कर लो। अब यहां से इंडक्टेंस पता हो, कैपेसिटेंस पता हो, ये वैल्यू जानते हैं, तो यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तुमसे पीक करंट पूछ देगा, तो पीक करंट अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पूछा तो पीक करंट कितना हो जाएगा E0/R। R पता है, E0 का वैल्यू गिवन रहेगा, ऐसे दे देगा तुम्हें E = 100 वोल्ट साइन, E0 का वैल्यू 100 वोल्ट, रेसिस्टेंस वगैरह दिया हुआ रहेगा, पीक करंट फाइंड कर लेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। या तुमसे पूछ देगा इम्पिडेंस बताओ, इम्पिडेंस बताओ, तो इम्पिडेंस कैसे लिखते थे हम लोग, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। XC फाइंड कर लो, XL फाइंड कर लो, डायरेक्ट मत लिखा करो, XC फाइंड करो पहले, XL फाइंड करो, फिर XC माइनस XL फाइंड कर लो, उसका होल स्क्वायर प्लस रेसिस्टेंस का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इम्पिडेंस। तो जो चाहिए क्वांटिटी तुम्हें वो फाइंड कर सकते हो। तो AC वर्मा का जहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन है वहां पर एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड उसको तुम सॉल्व कर लेना। अब हम लोग करेंगे LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन, अब LC ऑसिलेशन कुछ लोग EMI में भी पढ़ाते हैं और कुछ लोग AC में भी पढ़ाते हैं। AC वर्मा में LC ऑसिलेशन ऑल्टरनेटिंग करंट में है। ऐसे जनरली इसका क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो EMI से आता है। तो हम लोग LC ऑसिलेशन कर लेते हैं डिस्कस। LC ऑसिलेशन क्या है, इंडक्टर कैपेसिटेंस। अब तुम्हें पहले से पता है कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका एनर्जी दो तरीके से लिखते हैं, हाफ CV² Q²/2C, और भी तरीके से हाफ QB भी लिखते हैं। इसमें एनर्जी हाफ LI² लिखते हैं। तो होता क्या है, मान लो पहले कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, और इसमें इनिशियल चार्ज Q इनिशियल Q0 ये चार्ज था, और मान लो सर्किट ओपन था,
टी इक्वल टू 0 पर की को क्लोज किया गया। की को क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ चार्ज फ्लो होगा। तो देखो तो ये चार्ज इधर जाएगा, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव चार्ज याद करो कैपेसिटर में हमेशा बोलते थे पॉजिटिव चार्ज मान के हम चलेंगे कि फ्लो कर रहा है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो ये चार्ज यहाँ फ्लो होकर जाएगा, तो देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज घटेगा और ये नेगेटिव चार्ज घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आकर के इसको न्यूट्रलाइज करके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। इसका चार्ज डिक्रीज करेगा तो जाहिर है इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी ऐसे लिखते हैं। चार्ज डिक्रीज करेगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, और इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, इंडक्टर में। तो इसका एनर्जी यहाँ जाएगा, तो इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, और वो जो डिक्रीज होगा वो इंडक्टर में जाके स्टोर होगा। जितना करंट बढ़ेगा उतना इसमें एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो इसका इसमें चार्ज घटता जाएगा, सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा, इसका एनर्जी घटता जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। अब कोई रेसिस्टेंस वगैरह मैंने सर्किट में नहीं लिया तो एनर्जी लॉस होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग में एनर्जी लॉस नहीं होता, इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर रेसिस्टेंस होता तो एनर्जी लॉस होता। तो यहाँ होता क्या है, एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस तरह से एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो सपोज करो कि t इक्वल टू 0 पर की को क्लोज किया गया, और t टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज मान लेते हैं Q, और सर्किट में करंट I, सर्किट में करंट I t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया t टाइम पर, Q चार्ज, और ये मान के चल रहा हूं कि Q इनिशियली Q नॉट था। तो यहां से देखो तो मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं, तो कैसे लगाऊंगा, इसको मैं रब कर देता हूं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या ऐसे भी बोल सकते हो, दो तरीके से बिना वोल्टेज लॉ अप्लाई किए भी बोल सकते हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम C है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज Q अपॉन C, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे अपने को, -LdI/dt, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हो, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगाएंगे, यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां गए तो वोल्टेज बढ़ा, क्योंकि लो से हाई जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा, और करंट के डायरेक्शन में हम लोग याद करो, करंट के डायरेक्शन में ईएमएफ, इसको ईएमएफ बोलेंगे LdI/dt विद माइनस साइन E। तो करंट ये है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से यहां चल रहा हूं, बढ़ा, और इसको एक बैटरी की तरह याद करो, करंट रहता था तो करंट के डायरेक्शन में हम बैटरी की तरह देख लेते थे इसको, बढ़ा फिर बढ़ा कितना, -LdI/dt। तो यहां से यहां चलो तो कैसे लिखेंगे, यहां से यहां बढ़ा, कितना बढ़ा, Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और बढ़ा फिर बढ़ा कितना, -LdI/dt इक्वल टू 0, Q/C इक्वल टू
एल डी आई बाई डी टी। अब यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, Q इक्वल टू, इसको ऐसे लिखता हूं, डी आई बाई डी टी को लिख सकता हूं Q बाई एल सी। यहां से ध्यान दो, कैपेसिटर का चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज का रेट ऑफ चेंज और करंट में रिलेशन क्या, कैपेसिटर पर चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, निगेटिव होगा, और निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू करेंट, जिसको आई लिख रहा था मैं। तो यहां पर मैं आई को लिख सकता हूं, आई को लिख सकता हूं माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, वही स्टेप मैं करने जा रहा हूं। तो आई के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी टी, आई के जगह क्यू बाई एल सी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी टू क्यू, देखो तो दो बार डिफरेंशिएशन है, माइनस को मैं इधर कर देता हूं, एक बार डिफरेंशिएशन के बाद फर्दर डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। और ये देखो तो ये एस एच एम का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ q, यहाँ q, यही क्वांटिटी 1 अपॉन एल सी बन रहा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। कंपेरिजन करो, यहाँ x है, अगर जहां पर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, या इसी को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो x को, x का, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एस एच एम का इक्वेशन हो तो x का वैल्यू ऐसे लिखते थे हम लोग, तो यहां पर x ना लिख करके चार्ज लिखेंगे, और तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन एल सी। तो यहां से मैं बता सकता हूं ओमेगा स्क्वायर कितना है, ये है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में भी तो यही आया था, याद करो तो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में भी यही आया था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही लिखे थे, और एलसी ऑसिलेशन में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही मिल रहा अपने को। अब यहां से मैं चार्ज का वैल्यू लिख सकता हूं, चार्ज का कैसे, यहां से Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल फार्मूला, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे ना, मैक्सिमम वैल्यू को कितना, मैंने क्यू नॉट बोला था, क्योंकि इनिशियली इस पर चार्ज जो सारा का सारा एनर्जी इसी पर था, तो इस पर इनिशियल चार्ज मैंने क्यू नॉट लिया था, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर फाइव क्या है, सिचुएशन से हम लोग पता कर लेंगे। तो अपने को पता है कि इनिशियली T इक्वल टू 0 पर सारा का सारा चार्ज इस पर था, जो कि क्यू नॉट था, तो T इक्वल टू 0 पर Q का वैल्यू क्यू नॉट, एट T इक्वल टू 0 Q इक्वल टू क्यू नॉट, तो रखो क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट साइन, टी को 0 कर दिया तो साइन 5 बच जाएगा, टी को 0 कर रहा हूं तो 5, और यहां से साइन 5 इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, जो कि 1, यानी 5 इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो तो फेज कांस्टेंट मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करके कि T इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम था कैपेसिटर पर,
इससे मैंने फेज कांस्टेंट फाइंड कर लिया, यानी कि अब मुझे पता चल गया कि क्यू का रिलेशन कैसा है। ये तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो अब अपने को पता चल चुका ये कितना है, π/2 है। तो यहाँ से क्यू कैसे लिख सकता हूँ, क्यू नॉट साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ये चार्ज का रिलेशन हुआ। ये बता भी रहा है t इक्वल टू 0 पर, देखो तो चार्ज का वैल्यू कितना, t इक्वल टू 0 पर, t को 0 पुट करेंगे cos 0 1, q इक्वल टू क्यू नॉट, t इक्वल टू 0 पर चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा, इस SHM को हम किसी स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेट कर सकते हैं SHM को। तो जैसे यहाँ चार्ज का ऑसिलेशन है, जैसे यहाँ चार्ज का ऑसिलेशन है, देखो तो अभी चार्ज ये पॉजिटिव है, फिर ये चार्ज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, प्लस इस पर माइनस इस पर, फिर माइनस इस पर प्लस इस पर, फिर प्लस इस पर माइनस इस पर। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा चार्ज, और थ्रू आउट सर्किट में करंट बना रहेगा। तो चार्ज का ऑसिलेशन होता रहेगा। इस चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग करंट भी लिख सकते हैं। dq/dt कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा अपने को। लेकिन I इक्वल टू माइनस dq/dt लिखेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। अब मैं इस SHM को मैं किसी पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम के SHM से कंपेयर करके इक्वेशन लिखता हूं ताकि समझने में आसानी हो। बस यहां पर सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि SHM में हम जनरली x इक्वल टू a साइन ओमेगा t लिखते थे, और यहाँ पर अपने पास सारा एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर में था, इसलिए q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा t ना लिख करके q नॉट कॉस ओमेगा t लिख रहे हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज अपने को मिलना चाहिए, क्योंकि सारा एनर्जी यही था t इक्वल टू 0 पर। तो बस यहीं पर डिफरेंस है, बाकी का कंपैरिजन करना बहुत आसान है। तो मैं कंपेयर करके किसी पेंडुलम के SHM को, स्प्रिंग पेंडुलम के SHM को LC ऑसिलेशन से कंपेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट ध्यान रखना थोड़ा टफ होता है। ये वाला रिजल्ट अपने को बहुत आसानी से याद रहता है। अब इससे कंपेयर करके ये लिख लेंगे जो भी पूछेगा अपने को। तो मैं इधर लिख रहा हूं स्प्रिंग पेंडुलम, इधर LC ऑसिलेशन। अब यहां पर हम लोग x यूज कर रहे थे, तो यहां पर चार्ज यूज कर रहे हैं, देख लो। इसमें x लिख रहे थे तो इसमें चार्ज लिख रहे थे, और x जनरली कैसे लिखते हैं, a साइन ओमेगा t। यहां पर अपने पास कोई स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, q नॉट साइन कॉस ओमेगा t। यही सिर्फ ध्यान रखना है, t इक्वल टू 0 पर सारा एनर्जी कैपेसिटर में था, तो इस पर मैक्सिमम चार्ज। अब वेलोसिटी यहां कैसे लिखते हैं, dx/dt। यहां पर x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, चार्ज को डिफरेंशिएट करके dq/dt माइनस साइन के साथ ये आएगा करेंट। अब याद करो यहां पर v कैसे लिखते थे, ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस 5। यहां पर कैसे लिखोगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करेंट q नॉट ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा t, ये करंट बनेगा। किसी टाइम पर वेलोसिटी, अब याद करो वेलोसिटी किसी पोजीशन के टर्म में भी लिखते थे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी, पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी कैसे लिखते थे, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
करो, ये बहुत आसान है याद रखना क्योंकि ये पढ़ाया गया तुम्हें। किसी पोजीशन पर वेलोसिटी ऐसे लिखते थे, तो यहां पर ओमेगा क्या है तुमको पता है, यहां पर ओमेगा होता है √k/m। यहां पर ओमेगा क्या है वो मैं लिख दे रहा हूं पहले। तो यहां पर ओमेगा क्या है √k/m। यहां पर ओमेगा क्या होता है, ये होता है, यहां पर एम्पलीट्यूड को a, x का मैक्सिमम वैल्यू a, चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू Q0। तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा Q0। ये क्या है, चार्ज का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम लोग यहां पर पोजीशन के टर्म में कैसे लिखते थे वेलोसिटी, ओमेगा a² माइनस x²। यहां पर वेलोसिटी, तो यहां पर करंट, करंट कैसे, करंट कितना ओमेगा a की जगह Q0 माइनस x की जगह Q। मैक्सिमम V मैक्स कितना, x = 0 पर V मैक्स ओमेगा a, ये भी अपने को पता है। यहां पर I मैक्स तुमसे करंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, ओमेगा Q0, Q का वैल्यू 0। और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, और देखो तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना dv/dt, dv/dt। और ये कैसे लिखते थे, a मैक्स, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ओमेगा² a, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा² a। यहां पर वेलोसिटी, तो यहां पर करेंट, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, करेंट का डिफरेंशिएशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है, इसलिए करेंट का रेट ऑफ चेंज बोलेंगे हम लोग, करेंट का रेट ऑफ चेंज का मैक्सिमम वैल्यू, इससे कंपेयर करो, का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ओमेगा² Q0। तो ये बहुत आसानी से करंट का रेंज, करंट का रेट ऑफ चेंज का मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछ दे, ये लिख दो। कुछ और करेंगे, ध्यान करो, हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, ½kx²। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे, ½mv²। तो x के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कैपेसिटर का चार्ज। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा तुम्हारा, Q²/2c। इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना है पोटेंशियल एनर्जी का, Q0²/2c। वैसे यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बनेगा इंडक्टर का एनर्जी। तो इसी में लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ये कितना बनेगा, ½LI0²। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट लिखना भी सिखा दिया हूं मैं। बस इतना कंपैरिजन काफी है, बाकी और भी कभी कुछ पूछ दे तो उसके अकॉर्डिंग यहां से कंपेयर करके देख लेंगे, बाकी इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछेगा।
अब मैं इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। ये कोई इंडक्टर है, इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया। लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा, बोथ कैपेसिटर्स आर चार्ज बाई ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो जाहिर है तुमसे पूछ, दोनों पर चार्ज तुम पर पता हो गया कि इस पर का चार्ज, इस पर का चार्ज, दोनों पर चार्ज पता हो गया। t=0 पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एट t=0 की इज क्लोज्ड। पहले दोनों को चार्ज कर दिया गया, फिर किसी टाइम t=0 पर इसको क्लोज कर दिया गया। एट t=0 की इज क्लोज्ड। की को क्लोज कर दिया तो ये सर्किट बन गया। सर्किट क्या हो गया? एलसी सर्किट है ये। अब एलसी सर्किट में तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/2 पाई 1/LC। यहां पर दो कैपेसिटर है, तो 2 कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर है कैसे? पैरेलल में। पैरेलल में है तो मैं C इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल देख लो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसका पोटेंशियल वही इसका, जो इसका वही इसका, तो दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर F कितना हो जाएगा? C की जगह C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट कितना? C1 प्लस C2। हो सकता है कि तुमसे पूछ दे सर्किट में करंट का मैक्सिमम वैल्यू, इस सर्किट में करंट का मैक्सिमम वैल्यू I मैक्स। तो याद करो, यहां से देख लो, याद रखना टफ होता है, तो तुम उससे रिलेट करो। चार्ज से X को, करंट को V से, चार्ज को X से, करंट को V से। तो करंट यानी V का मैक्सिमम वैल्यू, V का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था? ओमेगा A। तो यहां पर करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा? करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना? ओमेगा, और A का जगह क्या हो जाएगा? Q0। तो I का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा Q0। ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा कैसे लिख रहे थे हम लोग? 1/LC का अंडर रूट। C के जगह कितना था? C1 प्लस C2। तो ओमेगा पता है तुम्हें Q0। Q0 कितना? तो देखो, तो इसको भी V से चार्ज किया था, इसको भी V से चार्ज किया था, तो टोटल V मेरे पास कितना था? टोटल V था Q1 प्लस Q2। तो यहां से कैसे लिखेंगे हम लोग? I मैक्स का वैल्यू, मेरे पास कितना एनर्जी था कैपेसिटर में? इसमें भी एनर्जी था, इसमें भी एनर्जी था, तो यानी कि दोनों का चार्ज मैं जोड़ के लिखूंगा। कितना? ये कितना? LC1 प्लस C2 ओमेगा, और Q के जगह Q1 प्लस Q2। C1V से चार्ज किया था, C1V प्लस C2V। इससे जो भी आएगा इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 का अंडर रूट L, और इसको मैं अंदर कर लेता हूँ,
ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम करें। तो देख लो, इसका क्वेश्चन जब भी आए तो कंपैरिजन ही करो। किससे कंपैरिजन करना है इसको? स्प्रिंग पेंडुलम के ऑसिलेशन से कंपैरिजन कर लो, और वहां से याद करके रिलेट करके हम लोग कुछ भी जो कहे वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।